Am I audible? Voice is clear or not? By my side. Am I audible? Voice is clear or not? By my side, I am quite audible. Asha, ma'am, please confirm. Am I audible or not? चलिए, थैंक यू मैम. डेज 2 जल्दी से ऐड हो जाइए भाई सब लोग. प्रिया मैम नहीं कर पाएंगे, मैसेज आया है, बाकी लोग ऐड हो जाए. अगर वीडियो लैग करे या फंस के चले तो एक बार इन्फॉर्म जरूर कीजिएगा, क्योंकि कल वीडियो फंस के चल रहा था और किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया था. डे नंबर 2 सीआरपीसी. देखिए, इस वीडियो को पढ़ाने के बाद मैं एक आपको वीडियो का लिंक भेजूंगा, जिस वीडियो को आप देख लीजिएगा, जो कि आज से 1 साल पहले शूट किया गया था, जिसमें आपको कई सारी चीजें मिल जाएंगी समझने के लिए. तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा. आज हमारी शुरुआत होगी सेक्शन नंबर 2 अर्थात धारा नंबर 2 से. क्या कहता है सेक्शन नंबर 2? पहले तो ये जान लेते हैं हम लोग. 2A अगर आप डायरेक्ट है आपके पास तो खोलिएगा. वन बाय वन मैं आपको सेक्शन की तरफ चलता हूं लेकर के. लोग ज्वाइन नहीं हुए हैं, गलत बात है. चलिए, खैर, सेक्शन नंबर 2A कहता है बेलेबल ऑफेंस की बात करता है, जमानती अपराध की. बेलेबल ऑफेंस, राइटिंग को माफ कीजिएगा, जल्दी में लिख रहा हूं इसलिए आज हल्की सी खराब बनेगी. बेलेबल ऑफेंस मींस एन ऑफेंस व्हिच इज बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल. आपके सीआरपीसी के जहां पे सेक्शंस खत्म होते हैं वहां पे पलट के देखिएगा, 2 शेड्यूल्स दे रखे हैं, शेड्यूल नंबर 1 एंड शेड्यूल नंबर 2. तो शेड्यूल नंबर 1 में एक चार्ट बना हुआ है जिसमें कई सारे कॉलम्स हैं. उस एक कॉलम में कहीं लिखा होगा बेलेबल ऑफेंस, मतलब नेचर में. तो जहां कोई ऑफेंस बेलेबल है या नॉन बेलेबल है वहां पे उसके सामने वो चीज मेंशन की गई होगी. ये बात ध्यान रखिएगा. यही ये कह रहा है बेलेबल ऑफेंस मींस व्हिच इज एज बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल और व्हिच इज मेड बेलेबल बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स. एक तो हो गया कि सीआरपीसी ने कह दिया कि वो बेलेबल है. दूसरा, कोई भी लॉ जिस एक नए ऑफेंस को अगर बेलेबल बोल रहा है तो वो उस लॉ में जहां भी मेंशन है उसको हम क्या मानेंगे? बेलेबल ऑफेंस मानेंगे. एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस मींस अदर ऑफेंसेस. साथ ही साथ ये नॉन बेलेबल ऑफेंस की भी बात करता है. कौन से ऑफेंसेस नॉन बेलेबल हैं? तो ये नेगेटिव ऑफेंस क्या कह रहा है कि जो बेलेबल नहीं है वो सारे क्या हो गए? नॉन बेलेबल ऑफेंस हो गए. यहां तक आपको समझ में आ गई? एक जर्नल आपको पैरामीटर में बताऊं तो बेलेबल ऑफेंसेस उनको कहते हैं जिनका पनिशमेंट 3 साल से कम का है, और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस वो हैं जिनका पनिशमेंट 3 साल से ज्यादा का है. ये एक जनरल परसेप्शन है, ठीक है? ये बात ध्यान रखिएगा. मोस्टली, ज्यादातर आप ऐसा ही पाएंगे, हालांकि इसके एक्सेप्शंस हैं जो कि मैं आपको वन बाय वन चीजें समझाऊंगा. वेलकम प्रगति बेटा, नाम मेंशन कर दीजिएगा, कोई भी ऐड होता जाए जो भी.
तो नॉन बेलेबल ऑफेंस में ज्यादातर ऑफेंसेस कैसे हैं जिनका पनिशमेंट 3 साल से ऊपर का है। ये बात आपको समझ में ये बात समझिएगा। एक चीज और खास समझिएगा, जो बेलेबल ऑफेंस है उसमें बेल क्या है, आपका जमानत क्या है, इज अ राइट। आप उसको क्या कर सकते हैं, कोर्ट के सामने मांग सकते हैं। लेकिन जो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, ऐसा नहीं कि इसमें आपको बेल मिलेगी नहीं, बेल मिलेगा बट एट द डिस्क्रिएशन ऑफ कोर्ट। ये बात समझिएगा कि बेलेबल ऑफेंसेस में आपका राइट है बेल, नॉन बेलेबल में आपको बेल मिलेगा लेकिन एज अ राइट आप उसको क्लेम नहीं कर सकते हैं। यहां पर आपको बेल के लिए कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। कोर्ट चाहे तो डिस्क्रिएशन अपना यूज करते हुए नहीं। वीडियो लैग कर रहा है क्या? इज द वीडियो इज लैगिंग और नॉट? आई थिंक वीडियो लैग कर रहा है, जरा एक जना कंफर्म कीजिए, क्या वीडियो लैग कर रहा है? यस, थैंक यू मैम। आई थिंक अभी सही आ रहा होगा। इज इट क्लियर नाउ? नाउ कूल, थैंक यू मैम। ऑल्दो इट इज वेरी चिल्ड आउटसाइड। ठहर, तो ये आपका एक जनरल परसेप्शन हुआ कि इसमें आप जो बेलेबल ऑफेंसेस हैं इट्स अ मैटर ऑफ राइट, और जो नॉन बेलेबल है उसमें कोर्ट का डिस्क्रिएशन यूज होगा। अच्छा, जो यहां पर बेल का राइट है ये 2 लोग दे सकते हैं, या तो उस पुलिस ऑफिसर की जिसके आप कस्टडी में हैं, या फिर कोर्ट देगा। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, बेल आपको मिलेगी कब? जब आप बेल बॉन्ड भरने के लिए तैयार हो या फिर श्योरिटीज फुलफिल करने के लिए तैयार हो। ये बात को यहीं पे समझ लीजिएगा। बेलेबल ऑफेंसेस, बेल आपका राइट है। कौन दे सकता है? वह पुलिस ऑफिसर जिसकी कस्टडी में आप हैं, या फिर कोर्ट दे सकती है। कब देगी? जब आप बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट कर रहे हो या सिक्योरिटीज का कोई भी क्या है फर्निश कर रहे हो, ठीक है। चलिए, अच्छा, जो आपको बेल दी जाती है, आपको पता है जमानत क्या होती है? एक कंडीशनल रिलीज होता है। बेल क्या होता है? कंडीशनल रिलीज होता है। ये कंडीशनल रिलीज क्या होता है कि जब भी आपको कोर्ट बुलाया जाएगा या जिस भी डेट को मुकर्रर किया जा रहा है उस दिन आप कोर्ट में मौजूद रहेंगे, ठीक है। यहां बेसिकली आप किसी की कस्टडी में होते हैं, आप अपनी ही कस्टडी में लेने के लिए बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, या फिर अगर कोई व्यक्ति आपकी श्योरिटी ले रहा होता है कि जिस दिन आप कोर्ट में इनको बुलाएंगे उस दिन मैं इनको लेकर के आऊंगा, तो कस्टडी जो है वो पुलिस से उठा करके उस प्राइवेट पर्सन के हाथ में दे दी जाती है। समझ में आ रहा प्रीति बेटा? आशा मैम, बेल का कॉन्सेप्ट कि व्हाट इज बेल, एक पन्ना आराम से आप इस चीज पे लिख सकते हैं। यस मैम, थैंक यू। एक चीज और, आपको जब मैंने कहा कि ये कंडीशनल रिलीज है, मतलब कि किसी कंडीशन पे, किसी शर्त पे छोड़ा गया है, तो जब उस शर्त का आप उल्लंघन कर देंगे, मतलब कि वॉयलेशन ऑफ क्या करेंगे, वॉयलेशन ऑफ कंडीशन अगर आपने किया, जिस शर्त पे छोड़ा गया है उसका अगर आप वॉयलेशन करते हैं तो आपकी जो बेल है वो रिफ्यूज की जाएगी, आप पुनः उठा करके जेल में डाल दिए जाएंगे। ये बात समझिएगा, ठीक है। अगर जो भी बेल बॉन्ड में बातें लिखी गई हैं उसका आप सही से पालन नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको उठा करके फिर से जेल में बंद कर दिया जाएगा। जस्ट अ सेकेंड, चलिए ठीक। वीडियो को हाई क्वालिटी पे चलाइएगा, वीडियो बहुत सही चल रहा है इस टाइम, मैं रेजोल्यूशन ही बढ़ा रहा था। चलिए ठीक, यहां तक बात आपको समझ में आ गई। मैंने आपको इसका उद्देश्य बता दिया
की कस्टडी चेंज की जा रही है और प्रेजेंस आपकी कोर्ट में सिक्योर की जा सके, बस यही इसका मतलब है। ठीक है, अगर आपने कंडीशन को वायलेट किया तो जो आपने एज ए सिक्योरिटी बॉन्ड जमा किया है वो पैसा भी रख लिया जाएगा, आपको वापस नहीं दिया जा सकता। ये कुछ मुख्य चीजें हैं। ठीक है, अब मैं आपको कुछ बेलेबल ऑफेंसेस की उदाहरण दूं। हालांकि आप अपना शेड्यूल खोलिए, उसमें आपको कई सारे उदाहरण मिल जाएंगे, लेकिन जैसे अनलॉफुल असेंबली का मेंबर होना, इट्स अ बेलेबल ऑफेंस, आपको इसमें बेल मिल सकती है। कोई पब्लिक सर्वेंट का डिसओबे करना डायरेक्शन का, कोई पब्लिक सर्वेंट है, लोक अधिकारी है जो कि आपको कोई दिशा निर्देश दे रहा है, आप उसको डिसओबे कर रहे हैं, तो वहां पे क्या हो जा रहा है, जिससे इंजरी टू पर्सन हो रहा है, इस मंशा से कि सामने वाले को इंजरी हो, तो ये क्या है, एक बेलेबल ऑफेंस है। फैब्रिकेट कर रहे हैं आप एविडेंस को या रॉन्ग एविडेंस दे रहे हैं, तो ये भी क्या है, बेलेबल ऑफेंस है। जुडिशियल प्रोसीडिंग में ये सारी चीजें कर रहे हैं, तो कोई सर्वेंट है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, जिसको आप उसकी नौकरी करने से रोक रहे हैं, जो उसकी ड्यूटी है उसको करने से आप क्या कर रहे हैं, बाधा खड़ा कर रहे हैं, तो ये भी क्या है, एक बेलेबल ऑफेंस है। इस प्रकार से अन्य है, आप पूरी लिस्ट में चेक कर लीजिएगा, ये आपको आसानी से वहां पे मिल जाएगी। ठीक है, बाकी इसमें कुछ विशेष अभी बताने वाला नहीं है, बस एक वीडियो मैं आपको शेयर करूंगा, वो बाद में आप देख लीजिएगा, जो कि लास्ट ईयर का मेरा शूट किया हुआ है, वो आपके लिए यूजफुल रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेक्शन क्या कहता है। नेक्स्ट सेक्शन है 2D, चार्ज की बात करता है। किसकी बात कर रहा है, चार्ज की। ये वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वाला चार्ज नहीं, ये लॉ वाला चार्ज है, दिक्कत करेगा। सेक्शन 2 ही है, ये बी है, इसका नाम है चार्ज। क्या होता है, हेडिंग जो आपके में लिखी गई है वो कहती है इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज फॉर विच एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर देन वन हेड। और मैं आपको सबसे पहले ये बात बता दूं, ये अपर्याप्त इनकम्प्लीट डेफिनेशन है चार्ज की। आप कोई चीज डिफाइन कर रहे हैं और उसमें उसी का नाम यूज कर रहे हैं, तो डेफिनेशन कहां से हुई। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये इनकम्प्लीट क्या है, डेफिनेशन है चार्ज की। ऑल्दो आप जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या जब आपको लिखने के लिए डेफिनेशन दी जाएगी तो पहली लाइन आपको यही लिखनी है, और अगर एमसीक्यू में है कि यही डेफिनेशन आपको लिखी हुई मिलेगी तो आपको इसी को टिक करना है। जो मैं बताऊंगा वो एक एडिशनल मैटर है जिसको आप मेंस में लिखेंगे। ठीक है, तो ये बात आप समझिएगा। कॉमन प्रूडेंस पर्सन की भाषा में कहूं तो चार्ज क्या होता है, जो आप पर आरोप लगाया गया है उसको फॉर्मल वे में जब कोर्ट आपको सुनाती है कि ये चीजें ऐसे ऐसे हैं, तो उससे हम क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। द फैक्ट दैट चार्ज इज मेड इक्विवेलेंट टू अ स्टेटमेंट दैट एवरी लीगल कंडीशन इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू कॉन्स्टिट्यूट एंड ऑफेंस इज फुलफिल्ड। चार्ज क्या है कि मान लीजिए कोई अपराध करने के लिए कई सारी कंडीशंस हैं, सर्कमस्टांसेस हैं, और वो सर्कमस्टांसेस फुलफिल हो गए हैं, तो ही आपका कुछ जो ऑफेंस बनेगा वही वो चीज बताएगा कि आपका ऑफेंस क्या है। उसी को हम क्या कह रहे हैं, चार्ज कह रहे हैं कि आप पर ये चार्ज फ्रेम किया गया है। तो एक हम लोग करते हैं चार्ज शीट। बेसिकली में ये चार्ज शीट चार्ज डिफाइन नहीं करती है। चार्ज डिफाइन कौन करेगा, ये कोर्ट करेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। प्रचलन में चार्ज शीट है, लेकिन वास्तव में चार्ज कौन पढ़ के सुनाता है, दैट इज द कोर्ट। ठीक है, चलिए ये भी एक बात आपको नहीं पता चल रही है। अगर मैं कहूं कि कोई व्यक्ति है जो चार्ज विद है, अगर किसी के ऊपर कोई चार्ज लगाया गया है, चार्ज विद फला फला चीजें, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग दो तरीके से लगाया जा सकता है। एक होता है फुल मीनिंग और एक होता है इनकम्प्लीट मीनिंग, या फिर जनरल सेंस। ऊपर वाले को जनरल सेंस में या फिर लिमिटेड सेंस में भी कह सकते हैं हम कि ये लिमिटेड सेंस में बात करता है। क्या बात करता है जो लिमिटेड सेंस है, वो कहता है इंटेंडिंग द कॉजेशन ऑफ अ क्राइम विच प्रोसीडेड अ फॉर्मल ट्रायल।
कि जो भी आप पे आरोप लगाया जा रहा है, जो भी आपने क्राइम किया है, वो उसके आप अक्यूज्ड हैं और आपके ऊपर ट्रायल किया जा सकता है। ये क्या हुआ? लिमिटेड हुआ कि आपके ऊपर ट्रायल किया जा सकता है। दिस इज अ लिमिटेड मीनिंग। लेकिन जो ब्रॉडर मीनिंग है कि उसमें आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्राइम डिफाइन कर दिया जाएगा। हालांकि ये सारी चीजें आपको कहीं लिखी हुई नहीं मिलेंगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्राइम फुल मीनिंग ये है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को यहां पे डिटरमाइन किया जाएगा। लिमिटेड मीनिंग क्या है कि आपका ट्रायल किया जा सकता है इन चार्जेस के तहत। ये चार्ज बिट का मतलब है। लेकिन चार्ज बिट का जो कंप्लीट मीनिंग है, फुल मीनिंग है, वो ये है कि आपने जो क्राइम किया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर कैसे रखी जाएगी, वो इसका फुल मीनिंग है। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो प्रश्न पूछिएगा। अच्छा, अगर मैं किसी क्रिमिनल केस की बात करूं आपसे, तो आपको यह पता है कि अगर आपने जो अक्यूज्ड है उसको यह नहीं बताया कि तुम्हारे ऊपर क्या आरोप लगा है, तो वो डिफेंड क्या करेगा? इसीलिए यहां पे चार्ज का प्रोविजन रखा गया कि आप उसको एक्सप्लेन तो करो, तभी तो अपना वो डिफेंस कर पाएगा। इसलिए चार्ज को डिफाइन किया गया। इसको आप लिख लीजिएगा। तो इंपॉर्टेंस ऑफ चार्ज क्या है कि जो अक्यूज्ड है वो डिफेंस अपने आप को किन परिस्थितियों में करे, वो क्या कहलाएगा? चार्ज कहलाएगा। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि मर्डर के तहत आपको चार्ज किया गया, तो अब वो अपना डिफेंस मर्डर के लिए करेगा ना। आपने उसको कुछ बताया नहीं तो वो थेफ्ट के लिए करने लगा, चोरी के लिए करने लगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि उसको आपको बताना पड़ेगा और प्रिसाइसली बताना पड़ेगा कि आपके ऊपर ये फला चार्ज इंपोज किया गया है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। और जो भी चार्ज है कोर्ट उसको पढ़ेगी, समझाएगी। जो अक्यूज्ड है उसको समझना बहुत जरूरी है। आप ऐसी भाषा में नहीं समझा देंगे कि वो समझा ही नहीं। अगर वो समझेगा नहीं तो डिफेंस क्या करेगा? ये सारी बातें अंडरस्टैंडेबल है पहले से ही, लेकिन मैं सिर्फ आपको संज्ञान में डाल रहा हूं। इस प्रकार से आपको एक्सप्लेन करना है कि वो अनएम्बिगुअस हो, अस्पष्टता उसमें ना हो, स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ जाए। जैसे अगर मैं कोई चीज पढ़ा रहा हूं, तो अगर मैं आपको एम्बिग्यूटी में छोड़ दूं, असमंजस में छोड़ दूं कि सर ने हां कहा या ना कहा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप उसको क्या समझेंगे? ऐसे ही चार्ज को लेकर के है कि उसको स्पेसिफिकली समझाना पड़ेगा कि भैया देखो तुम्हारे ऊपर ये चार्ज लगा है, ये चीजें हैं। उसको अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए जो आपने बात कही है। मैंने आपको पहले ही बताया कि चार्ज की कोई भी एक प्रॉपर डेफिनेशन आपके कोड में नहीं दी गई है। तो आपको पहले क्या करना रहेगा? जो चार्ज की डेफिनेशन लिखी गई है 2B में वो चिपकाना है। देन आफ्टर आपको सेकंड लाइन ये लिखनी है कि भैया सुनो, ये चीजें स्पष्ट तौर पर कोड में नहीं है। ये दो लाइनें आपको साइमल्टेनियसली एक साथ लिखनी है। अब ये मोर देन वन हेड्स की जो बात कह रहा है, जो आपकी डायरेक्ट में लिखता है, जैसे मान लीजिए आपने मर्डर किया, थेफ्ट किया और कोई महिला थी उनके साथ में क्या कहते हैं मिसबिहेव भी किया, तो आपने कई सारे एक्ट कर लिए, चोरी किया, मर्डर किया, डकैती किया। तो आपको एक एक हेड का जो मीनिंग है वो समझाया जाएगा। इसीलिए वो कह रहा है कि इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर देन वन। तो मर्डर किया तो मर्डर के लिए चार्ज बताया जाएगा, थेफ्ट किया था आपने थेफ्ट, मिसबिहेव किया मिसबिहेव, आउटरेज द मॉडेस्टी ऑफ ए वुमन, तो वो भी बताएगा वहां पे। जैसे कोई अगर घर में घुसा, डकैती में आ जाए, अगर अकेले घुसा, मार दिया, चोरी किया, किसी महिला के साथ मिसबिहेव भी किया, बच्चा भी चुरा ले गया, मान लेते हैं, तो ये सारी चीजें क्या हैं? कई सारे मल्टीपल एक्ट्स हो गए। तो एक एक को वो समझाएगा। ये बात समझिएगा। एक चीज और जो आपको हालांकि आगे आने वाले सेक्शंस में पता चलेगी, लेकिन एक चीज मैं आपको यही बता दूं कि जो भी चार्ज है इट कैन बी ऑल्टर्ड, मतलब कि इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। कब तक? बिफोर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट। जजमेंट से पहले अगर आप इस चार्ज में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो ये आप कर सकते हैं।
लेकिन अगर एक बार कोई चार्ज रख दिया गया किसी व्यक्ति पे, ऑल्टर किया गया या ऐड किया गया, मतलब एक से ज्यादा चार्जेस बढ़ाए गए, तो अगर आपने एक बार किसी व्यक्ति पर कोई चार्ज कर दिया तो उसे स्वयं कोर्ट भी हटा नहीं पाएगी अनलेस एंटिल या तो उसको वो कन्विक्ट ठहराए, दोषी ठहराए, या फिर एक्वेट करे, मतलब कि छोड़ दे, मतलब कि उसको ये बताए कि इसने कोई अपराध नहीं किया है। ये बात ध्यान रखिएगा। थैंक यू मैम, थैंक यू आशा मैम। जनसंख्या में भारी गिरावट है आज, हालांकि सर्दी है, आई कैन फील दैट, बट चीजें चलने दीजिए। अब एक सेक्शन है आपके बेयर एक्ट में, सेक्शन है 211 211। अगर आप बेयर एक्ट को पलटना उचित समझें तो पलट लीजिए, उसमें लिखा होगा कंटेंट्स ऑफ द चार्ज या फिर फॉर्म ऑफ द चार्ज, कि उसमें क्या क्या होगा चार्ज में, यह बात आपको बताई गई होगी। खोल के देख लीजिए एक बार, लगे हाथ ये सेक्शन निपट ही जाए, हालांकि एक बार मैं जब सीक्वेंस में आऊंगा तो फिर से आपको वहां तक पहुंचूंगा ही। क्या कहता है, एवरी चार्ज अंडर दिस कोड, 211 रीड कर रहा हूं आपके लिए, एवरी चार्ज अंडर दिस कोड शैल स्टेट द ऑफेंस विच द अक्यूज्ड इज चार्ज्ड। जिस भी ऑफेंस से उसको अक्यूज ठहराया गया उस चार्ज को उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है, इफ द लॉ व्हिच क्रिएट्स द ऑफेंस गिव इट्स अ स्पेसिफिक नेम, जैसे हमारा आईपीसी है उसमें कई सारे ऑफेंसेस के नाम दे रखे हैं, मर्डर है, थेफ्ट है, डकैती है, आउटरीच द मॉडेस्टी ऑफ द वुमेन है, वगैरह वगैरह चीजें। तो अगर उसका कोई लॉ ने स्पेसिफिक नाम दे रखा है तो आप वो स्पेसिफिक नाम बताएं, आप ये नाम बता देंगे। थर्ड पॉइंट में कहता है, इफ द लॉ व्हिच क्रिएट्स द ऑफेंस डज नॉट गिव इट एनी स्पेसिफिक नेम, अगर कोई लॉ है जिसने इसको कोई स्पेसिफिक नेम दिया नहीं है तो सो मच द डेफिनेशन ऑफ द ऑफेंस मस्ट बी स्टेटेड एज टू गिव द अक्यूज्ड नोटिस ऑफ द मैटर विद व्हिच ही इज चार्ज्ड। तो आप जितना भी हो सके उस चीज को डिफाइन कीजिए, जैसा भी उस लॉ में डिफाइन है। जैसे आपके आईपीसी में मर्डर डिफाइन कर दिया गया तो इस ऑफेंस का एक नाम दे दिया गया कि ये मर्डर है, लेकिन अगर मर्डर ना डिफाइन किया गया होता तो इसके बारे में कितना भी लिखा गया होता, वो सारी चीजें आप बताएं कि वो ये जान जाए कि मुझे किस बात के लिए मेरा ट्रायल होने वाला है, अगर उसका कोई भी नाम नहीं रखा गया है। ये बात समझिएगा। समझे आप? जैसे अगर आप अंडर सेक्शन 184, गौर से सुनिएगा, सेक्शन 184 184 ऑफ द आईपीसी के तहत आपको अनइंटेंशनली ऑब्स्ट्रक्टिंग अ सेल ऑफ प्रॉपर्टी, कोई आप प्रॉपर्टी को सेल करने से बाधा खड़ी कर रहे हैं, उसके बारे में आपने कोई रिकॉर्ड किया जो पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड है, तो वहां पे ये कोई ऑफेंस का नाम नहीं दिया गया, मर्डर है, थेफ्ट है, क्या लिखा जा रहा है, एक पूरा स्टेटमेंट लिखा जा रहा है 184 में, आईपीसी में आप देखेंगे तो वो क्या किया जाएगा, वो पढ़ के सुनाया जाएगा कि भैया सुनो, तुमने क्या किया कि कोई प्रॉपर्टी सेल हो रही थी उसमें रुकावट पैदा कर रहे हो, इसलिए तुम्हें क्या किया जा रहा है, ट्रायल में डाला जा रहा है। तो ये एक स्टेटमेंट आया, ये नहीं कह दिया गया कि तुम्हें मर्डर के लिए, मर्डर इज अ स्पेसिफिक वर्ड, उसका नाम दे दिया गया, लेकिन वहां पे एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं ना हम लोग कि तुम्हें रुकावट के लिए ट्रायल में डाला जाएगा, कोई नाम तो नहीं दिया ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जैसा कोई केस तो है नहीं यहाँ पे, ये चीज समझिएगा। जरा नाम मेंशन कीजिएगा जो भी एक्स्ट्रा एक बंदा ऐड है कोई, ठीक है। थर्ड वाला भी आपको समझ में आ ही गया। फोर्थ वाला क्या कहता है, द लॉ एंड द सेक्शन ऑफ द लॉ, जिस नियम कानून के तहत या जिस कोड के तहत उसको ऑफेंस माना गया उस लॉ का नाम, अगर आपसे कहा जाए कि 302 के तहत आपका चलेगा या 300 के तहत 299 के तहत आप क्या हैं गिल्टी ठहराए जाएंगे, आपकी चीजें होंगी, तो आपको स्पेसिफिकली आईपीसी लिखना पड़ेगा वहां पे, ये बात समझिएगा। अगर थेफ्ट है तो विद द सेक्शन एंड द कोड की फला सेक्शन ऑफ द आईपीसी। गलती आपसे ये हुई कि आपने पहले आईपीसी पढ़ना चाहिए था आपको, बट आपने आईपीसी में से नहीं पढ़ी है, हालांकि अपने आप में पढ़ी होगी, आप एलएलबी पास आउट हैं तो आपको आईपीसी से संज्ञान होगा कि चीजें कैसे कैसे चलती हैं, ठीक है, ये बात समझिएगा।
सेक्शन नंबर सबसेक्शन 5 खोलिए इसी का, द फैक्ट दैट द चार्ज इज मेड इक्विवेलेंट टू अ स्टेटमेंट दैट एवरी लीगल कंडीशन रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट द ऑफेंस चार्ज वाज फुलफिल्ड इन अ पर्टिकुलर केस। जो भी एक ऑफेंस को कंप्लीट होने के लिए कंडीशंस चाहिए वो कंप्लीट है, इस बात का भी जिक्र चार्ज में किया जाएगा। जैसे मर्डर का है कि आप इंटेंशनली किसी को मार रहे हैं और ये जानते हो कि इससे हर्ट होगा, ग्रेवियस बहुत ज्यादा हर्ट होगा, इसकी मृत्यु त्वरित है, एकदम निश्चित है, तो ये बात किया जाएगा कि आप 300 के तहत आपने मर्डर ऐसे से किया, इसलिए आपका 302 के तहत मामला चलेगा। समझ में आ रहा है? चलिए, बहुत अच्छी बात, थैंक यू आशा मैम। प्रगति बेटा समझ में आ रहा है? ये बात समझिएगा आप। सिक्स्थ वाले में क्या कह रहा है, इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, और ये मैं सीपीसी में कई बार बता चुका हूं कि लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट क्या होती है। 7th पॉइंट में कहता है कि कोई ऐसी बात जो आपका पनिशमेंट इनहैंस करे, जैसे आपने कोई पहले कार्य किया है और आप बार बार वही कार्य कर रहे हैं, तो आपको आईपीसी में पता है कि अगर आपने चैप्टर 12 और 11 खोलिएगा, 17 खोलिएगा आईपीसी का, उसमें ये चीजें मिलेंगी कि अगर आप हैबिचुअल ऑफेंडर हैं या फिर एक क्या कहते हैं ऑफेंस का पनिशमेंट काट रहे थे, फिर से आपने कोई ऑफेंस कर दिया, तो आपका पनिशमेंट इनहैंस किया जाता है। तो अगर इनहैंसमेंट की भी कोई बात है तो वो भी चार्ज में मेंशन किया जाएगा। यही आपका पॉइंट नंबर 7 कहता है। एक बार पढ़ लीजिए, देखिए कुछ अलग तो नहीं कह रहा है। एक बार पढ़ के जरा अपने स्तर से जांच परख लीजिए। पढ़ने के बाद जरा एक बार कमेंट कर दीजिएगा तो मैं आगे बढ़ूं। कोई एक व्यक्ति है जो बार बार इन या आउट कर रहा है, नाम मेंशन कर दे भाई, 4 लोग हैं। चलिए, आशा जी पढ़ा आपने? चलो, बहुत से प्रगति बेटा। जी आशा मैम, थैंक यू। अब आप इसमें इलस्ट्रेशंस लिखे गए हैं वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इलस्ट्रेशन ए लिखा है, ए इज चार्ज विद मर्डर ऑफ बी। ए के ऊपर क्या चार्ज लगाया गया है? बी के मर्डर का। दिस इज इक्विवेलेंट टू अ स्टेटमेंट दैट एज एक्ट फेल विद इन द डेफिनेशन ऑफ 299 एंड 300 आईपीसी, और ये किसी भी एक्सेप्शन में नहीं फॉल करता है। जो ये 211 का पहला पॉइंट था ना कि एक पर्टिकुलर ऑफेंस का चार्ज है, तो वो उसका पर्टिकुलर पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 को मिक्स करके यहां पर इसका इलस्ट्रेशन संख्या पहला दे रखा है। ये किसी भी एक्सेप्शन में नहीं जाता है 300 के, तो ये क्या हुआ कि मर्डर का ही चार्ज बन रहा है। ये बात आप समझिएगा। डी वाला मैंने आपको पढ़ लीजिए एक बार। डी वाला भी मैंने आपको बता ही दिया कि वो किसके साथ है, सेक्शन सब सेक्शन 4 के साथ, सॉरी 3 के साथ है, कि अगर कोई पर्टिकुलर उसका नाम नहीं दिया गया है तो उसका उतना ही जिक्र किया जाएगा कि जिससे वो व्यक्ति समझ पाए कि उसके ऊपर क्या चार्ज लगा गया है। मैं जब सीआरपीसी का लेक्चर लूंगा उसके बाद भी आपको स्वयं से एक बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एक एक शब्द पढ़ूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। जैसे सीपीसी या कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा, उसमें एक एक शब्द पढ़ा चला क्योंकि वो छोटे एक्ट्स थे, ये बड़ा एक्ट है, तो इसको पढ़ने में दिक्कत आएगी। एक एक शब्द नहीं, आपको मैं फट से मीनिंग बताऊंगा, आप उसको टैली कीजिएगा कि क्या वो सही लिखा है या गलत लिखा है, या मैं सही बता रहा हूं या गलत बता रहा हूं, ठीक है। ये भी आप देखिएगा। साथ ही साथ 216 भी खोल लीजिए, 216 भी सेक्शन खोल लीजिए, धारा संख्या 211। थैंक यू आशा मैम फॉर द such precious kind of trust for not getting me the wrong. Section 2116 खोलिएगा। The court may alter the changes, बात कर रहा है, क्या कह रहा है कि any court may alter or add any charge at any time before the judgment is pronounced। मैंने आपको बताया कि जजमेंट देने से पहले आपको कोई ऑल्टरेशन करना है, कपड़े का ऑल्टरेशन करवाते हैं ना हम लोग,
कोई ऑल्टर करना है, कोई एडिशनल चार्ज ऐड करना है, तो आप को कर सकते हैं जजमेंट प्रोनाउंसमेंट से पहले। और सेकंड पॉइंट में लिखता है सच ऑल्टरेशन और एडिशन शुड बी रेड एंड एक्सप्लेन टू द अक्यूज्ड, उसको पढ़ के समझाया जाएगा, समझाया जाएगा। थर्ड पार्ट में कहता है इफ द ऑल्टरेशन और एडिशन टू द चार्ज इज सच दैट द प्रोसीडिंग इमीडिएटली विद द ट्रायल इज नॉट लाइकली इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट द प्रिजाइज द अक्यूज्ड इन हिज डिफेंस ऑफ द प्रोसिक्यूटर द कंडक्ट ऑफ द केस द कोर्ट में डिक्लेयर आफ्टर सच ऑल्टरेशन और एडिशन हैज बीन प्रोसीडेड विद द ट्रायल इफ द ऑल्टर और द चेंज। कहने का मतलब यह है कि आपने जो भी ऑल्टरेशन किया या एडिशन ऑफ द चार्ज किया, उसके बाद कोर्ट का यह ओपिनियन है कि इसका ट्रायल जैसे चल रहा था वैसे चला जा सकता है। जैसे अगर आप किसी गाड़ी से जा रहे हैं और आपको लगा रास्ते में कि ये सामान रख करके हम इसी गाड़ी से आगे जा सकते हैं, तो आप उसी गाड़ी से आगे चले जाएंगे। आपके पास अगर एक्टिवा है या आप 4 पहिया ले लीजिए, मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर है, कोई भी गाड़ी है, तो आप उससे आगे चले जाएंगे। लेकिन अगर इसके नीचे वाला पॉइंट देखिएगा, अगर ऑल्टरेशन या एडिशन के बाद कोर्ट की ओपिनियन ये है कि ये जो ट्रायल चल रहा था ऐसे इसको आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, तो वो न्यू ट्रायल कराएगा। गाड़ी पे सामान इतना ज्यादा हो गया कि उसका ट्रायल जैसे चल रहा था वैसे आगे नहीं जा सकते हैं, आपको नई गाड़ी चेंज करनी पड़ेगी। तो यही कह रहा है कि आपको न्यू ट्रायल करना पड़ेगा, पुराने ट्रायल को एडजस्ट करना पड़ेगा। पढ़ लीजिए दोनों सेक्शन फटाफट, सब सेक्शंस। पढ़ के एक बार कमेंट कीजिएगा। पांचवा वाला भी बता दूं तो आप पढ़ते रहिएगा। पांचवा वाला ये कह रहा है कि अगर किसी का प्रोसिक्यूशन आपको करना है, किसी पे केस चलाना है, और उसमें कंडीशन ये है कि उससे पहले आपको क्या लेना है, किसी से परमिशन लेनी है, सैंक्शन लेना है। जो आप सेक्शन 196 खोलिए उसमें लिखा हुआ है, सेक्शन 196 खोल लीजिए, उसमें लिखा हुआ है। इसको पढ़ने के बाद पूरा 196 खोलिएगा कि अगर प्रियर परमिशन लेनी पड़ रही है तो कई सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें आपको पहले परमिशन लेनी पड़ती है। जो सैंक्शन लिखा है बेसिकली उसको आप परमिशन से समझिएगा और सेक्शन 196 खोलिएगा। जी आशा है। सेक्शन 196 कहता है कि राज्य के विरुद्ध अपराधों के लिए, ऐसे अपराध करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र के लिए अभियोजन, तो इसमें निगेटिव से शुरुआत करता है। नो कोर्ट टेक कॉग्निजेंस विदिन द सेक्शंस एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट। यही बात वहां पे 5 वाला क्लॉज कह रहा था। जैसे कोई ऑफेंस है जो कि आईपीसी के चैप्टर नंबर 6 में है, 153 वगैरह से। अब आपने आईपीसी पढ़ा होता तो आपको फट से सारी चीजें रिमाइंड हो जाती है, हालांकि 153 वगैरह खोल के देख लीजिएगा। क्रिमिनल कंस्पिरेसी है, राज्य के विरुद्ध है। अबेटमेंट है जो कि राज्य के विरुद्ध है। तो इन सारी चीजों में क्या होगा, आपको पहले प्रॉपर गवर्नमेंट से, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शब्द यूज किया जाता है, प्रॉपर नहीं, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से क्या लेना पड़ेगा, सैंक्शन लेना पड़ेगा कि मैं इन पर क्या चलने जा रहा हूं, केस चलाने जा रहा हूं। हिंदी में लिखा ना, मंजूरी से ही करेगा अन्यथा नहीं करेगा। पढ़ लीजिएगा। सॉरी, एक केस का नाम इसलिए जसविंदर सैनी वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटीआई दिल्ली। एक केस का नाम है, कहां गया, केस का नाम है जसविंदर, ये मार्कर सही नहीं है इसलिए थोड़ा राइटिंग नहीं बनती है, जसविंदर सैनी वर्सेस स्टेट। और स्टेट में भी क्या, एनसीटी दिल्ली का केस था ये बात ध्यान रखिएगा। इस केस में ही इस बात को रिपीट किया गया था और बोला गया था कि पावर के कोर्ट के पास एक अनरिस्ट्रिक्टेड पावर है, जिस पावर को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता।
अनरिस्ट्रिक्टेड पावर है क्या, कि चार्ज को ऑल्टर करने का या ऐड करने का बिफोर द जजमेंट। ये बात समझिएगा, इस केस में ही ये बात रिपीट की गई थी। कोई चौथा मेंबर है, जरा नाम मेंशन कर दें। एक तो प्रिया जी हैं, ओ प्रगति बेटा है, और आशा मैम है। जिशान एब्सेंट हैं, प्रिया जी एब्सेंट हैं, प्रिया जी का तो मैसेज आया है। बाकी इलाना डैश जी पता नहीं है कि नहीं है आज। ये बात आप समझिएगा। ये आपका सेक्शन 2B इस तरीके से यहां से खत्म होता है। अब आपका नेक्स्ट सेक्शन है 2C। बेटा टिक लगाते रहना, क्योंकि बाद में अगर मैं कोई सेक्शन रिपीट करने लगूं तो बता देना, ठीक है। सेक्शन नंबर 2C कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात करता है। डेफिनेशन क्लॉज है, तो आपको पता है कि काफी सारे वर्ड्स का मीनिंग ही समझेंगे आज हम। क्या कहता है 2C? कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात करता है। लैंग्वेज पढ़ के सुनाता हूं। कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स कहां गया, एनी ऑफेंस फॉर विच, एंड कॉग्निजेबल केस मीन्स अ केस इन विच, दोनों चीजें हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस भी और कॉग्निजेबल केस भी। तो अगर आप सिर्फ ऑफेंस ध्यान रखते हैं और उसमें कॉग्निजेबल केस का सेक्शन पूछ लिया, क्योंकि जो डेफिनेशन क्लॉज है इसका 2A 2B 2C जितने भी मैं नोट कराऊंगा उसको नोट कर लीजिएगा, रिपीट फॉर्म में वही पूछे जाएंगे, ठीक है। तो a cognizable case means a case for which, and a cognizable case means a case in which police officer may, in accordance with the first schedule में ये भी मेंशन है, under any other law for the time in force, arrest without warrant। साफ साफ है कि ऐसा ऑफेंस जिसमें आपको पुलिस वाला विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है, मतलब कि वारंट की जरूरत नहीं। वारंट कौन इश्यू करता है? मजिस्ट्रेट यूज करता है। हम लोग कौन सा मजिस्ट्रेट हैं अभी? मजिस्ट्रेट 3rd क्लास। हम लोग को बनना क्या है? मजिस्ट्रेट 2nd क्लास, 1st क्लास, या CJM, या उससे ऊपर कोर्ट ऑफ सेशन तक जाना है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने की आशाएं हैं हम लोग को। लेकिन तो यहां पे अरेस्ट कौन कर सकता है? पुलिस वाला विदाउट वारंट। और इसी का जो दूसरा भाई है उसका नाम है नॉन कॉग्निजेबल। अब इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, पुलिस वाला इसमें आपको अरेस्ट नहीं कर सकता। कब कर सकता है? जब उसके पास में वारंट होगा। ये बात समझिएगा। जी आशा मैम, तो ये चीज कर सकता है। तो ये दोनों चीजों में डिफरेंस क्लियर आपको हो गया, ठीक है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में क्या है कि वो आपके शेड्यूल नंबर 1 में दे रखा है, और पुलिस वाला आपको बगैर अरेस्ट वारंट के अरेस्ट करने का हकदार है। दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और ये जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, मैं कह रहा हूं कि इसमें पुलिस वाला आपको अरेस्ट कर सकता है, मतलब कि ये कैसे हैं? इन जनरल बहुत ज्यादा सीरियस नेचर के हैं। कैसे हैं? सीरियस नेचर के हैं। सीरियस नेचर का ऑफेंस है, मतलब जिसमें ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, ग्रेविटी हाई है। समझिएगा इस बात को। और जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की डेफिनेशन दी गई है वो लगी हाथ पढ़ लीजिए, 2L में दिया गया है। अपने डायरेक्ट में देखिए,
एल में कौन दे रखे हैं, ये भाई साहब दे रखे हैं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। क्या लिखा क्या है उसमें, एक बार रीड आउट कर लीजिए, आसानी रहेगा, सेक्शन बाय सेक्शन फीलिंग आएगा कि आपने पूरा पढ़ रखा है। मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच एंड नॉन कॉग्निजेबल केस मीन्स अ केस इन विच अ पुलिस हैज नो अथॉरिटी, अंडरलाइन कीजिएगा यहीं से, नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट। बहुत स्पष्ट शब्दों में उसने ये चीज लिख दिया है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और ये भी फर्स्ट शेड्यूल में आपके मेंशन है। और ऐसा नहीं है कि आप इसमें अरेस्ट नहीं होंगे, मतलब मैं बता चुका हूं कि अरेस्ट होंगे, लेकिन मजिस्ट्रेट के द्वारा इश्यू किए गए वारंट से ही आप अरेस्ट होंगे, नहीं तो गलत समझ लें कि इसमें अरेस्ट नहीं होगा। एक और बात जो आपको बहुत जल्दी कहीं नहीं कोई समझाता है और जिसके लिए आप आनंद सर के पास हैं, वो ये है कि जो नॉन कॉग्निजेबल है ना, इसमें आपको अरेस्ट किसके ऑर्डर से कर रहा है, मजिस्ट्रेट के, तो इसमें आप इन्वेस्टिगेशन भी शुरू नहीं कर सकते, नॉट इवन इन्वेस्टिगेशन आप अपने आप से नहीं कर सकते हैं। जो पुलिस वाला है वो इन्वेस्टिगेशन तक का हकदार नहीं है। और ना ये इसका राइट होता है और एक ड्यूटी भी होती है इसमें, तो ना तो इसका इन्वेस्टिगेशन का राइट है, ना ही ये लीगली बाउंड है, मतलब इसके ऊपर कोई ड्यूटी नहीं है। वही कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन इसका क्या हो जाता है, धर्म कर्तव्य हो जाता है कि इन्वेस्टिगेशन तो तुमको करना ही करना है, ये ड्यूटी है तुम्हारी, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसमें जब आपको ऑर्डर होगा अरेस्ट करने का तभी, और इन्वेस्टिगेशन की बात करेगा तभी आप इन्वेस्टिगेशन करने को पाएंगे। ज्यादा उत्सुकता पुलिस वाला नहीं दिखा सकता। यहां तक समझ में आया? कृपया करके यस या नो कुछ भी अवगत करा दें। कोई काम कर रहा हो तो बात की बात है, वरना अवगत करा दें कि यहां तक सारी चीजें समझ में आ रही है। सेक्शन 2D है, सेक्शन 2D की तरफ बढ़ते हैं। और सेक्शन 2D भाई साहब भी अपना कुछ बहुत सही प्रगति बेटा, हमको लग रहा है प्रगति और आशा मैम ही प्रॉपर रूप से पढ़ेंगे, बाकी सब रिकॉर्डेड लेक्चर ही देखेंगे। खैर प्रिया जी ने तो बता के एब्सेंट हुई हैं। क्या है सेक्शन 2D, बात करता है कंप्लेंट की। किसकी बात करता है? कंप्लेंट की, ठीक है। क्या लिखता है? कंप्लेंट मीन्स एनी एलिगेशन। आप घर में बड़े भाई से, बड़ी बहन से, मम्मी पापा से क्या करते हैं? कंप्लेन करते हैं कि छोटे भाई, बड़े भाई ने मुझे मारा, बड़ी बहन ने ये किया, तो ये क्या हुआ? आप उस पर एक आरोप लगा रहे होते हैं, एलिगेशन। तो कंप्लेंट मीन्स अ लिटरल मीनिंग इज एलिगेशन। और ये एलिगेशन कैसा होगा? या तो ओरली हो सकता है या फिर रिटन हो सकता है, दोनों ही चलेगा। कैसा है? ओरल हो या फिर रिटन हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखता है? टू अ मजिस्ट्रेट। कंप्लेंट हमेशा मजिस्ट्रेट के पास जाएगी, ये बात आप ध्यान रखिएगा।
क्यों कह रहा है कि कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के पास जाएगी? क्योंकि जो पुलिस वाला होता है वो क्या नोट करता है, आपका एफआईआर नोट दर्ज करता है। लेकिन अगर वो एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा है या मामला कॉग्निजेबल नहीं है, तो आप क्या कराते हैं, इसके पास पहुंच जाते हैं, तो ये कंप्लेंट नोट करता है। तो अगर पुलिस वाला आपकी एफआईआर नहीं कर रहा है तो आप मजिस्ट्रेट के सामने जाकर के क्या कर सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं। इसीलिए ये प्रोविजन रखा गया कि भाई साहब कंप्लेंट कर लो। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये कॉग्निजेबल प्लस नॉन कॉग्निजेबल दोनों में ही कंप्लेंट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा है। तो आपको बोथ वाला जो ऑप्शन होगा उसी को क्या करना रहेगा, अपने पेन से टिक करना रहेगा। लैंग्वेज कंप्लीट नहीं हुई थी। इन राइटिंग टू अ मजिस्ट्रेट विद अ व्यू ऑफ टेकिंग एक्शन अंडर दिस। आप किसी से कोई कंप्लेंट करेंगे तो किस लिए, कि भैया देखो कुछ हुआ है, उस पर कोई एक्शन लो। तो मजिस्ट्रेट से आप क्या अपेक्षा करेंगे, क्या आशा करेंगे, कि वो क्या करे, उस पर कोई एक्शन ले, टू टेक एक्शन। ये बात ध्यान रखिएगा, कंप्लेंट का उद्देश्य क्या है, एक्शन लेना। कई सारे ऑप्शन देगा, ये ऑप्शन गायब कर दिया तो वो ऑप्शन नहीं टिक कीजिएगा। दैट सम पर्सन वेदर नोन या अननोन। अब कंप्लेंट आपकी किसी के भी खिलाफ हो सकती है, वो जो व्यक्ति ने कोई कार्य किया वो उसको आप जानते हैं, पहचानते हैं या अननोन है। इस प्रकार से हैज कमिटेड सम ऑफेंस बट डज नॉट इंक्लूड अ पुलिस रिपोर्ट। जो लास्ट का पार्ट कह रहा है कि जो पुलिस रिपोर्ट है पीआर, वो कंप्लेंट में नहीं मानी जाती। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टिगेशन होने के बाद 173 के 2 के तहत ये पुलिस रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के पास जाती है। एक आप हैं जो डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास पहुंच रहे हैं और एक पुलिस वाला भी रिपोर्ट लेकर के पहुंच रहा है, तो इसीलिए उसने मना कर दिया कि ये वाली रिपोर्ट जो है, जो पुलिस के द्वारा जा रही है, ये मजिस्ट्रेट के पास पहुंचेगी तो उसको कंप्लेंट नहीं मानेंगे। लेकिन एक्सप्लेनेशन जब आप पढ़ेंगे तो उसमें एक एक्सेप्शन लिखा हुआ है कि अगर आपने मामला पुलिस में दर्ज करवाया और वो पुलिस ने यह सोचते हुए दर्ज कर लिया कि ये मामला प्राइमरी फेसी क्या है, कॉग्निजेबल मामला है, संज्ञेय अपराध है, बाद में पता चलता है कि यह एक नॉन कॉग्निजेबल मामला है, तो नॉन कॉग्निजेबल मामले की जब ये रिपोर्ट करेगा तब इसको हम क्या मान लेते हैं, कंप्लेंट मान लेते हैं। और जो ऑफिसर उसको लेकर के गया है उसको क्या मान लेंगे, कंप्लेनेंट मान लेंगे। ये बात समझ में आई? थोड़ा कॉम्प्लेक्स हुआ है, जरा बताइएगा कि बात समझ में आई या नहीं। जनरल नियम क्या है, कोई व्यक्ति डायरेक्ट करेगा, पुलिस रिपोर्ट नहीं मानी जाएगी। पुलिस रिपोर्ट में अगर पुलिस ने मामला संज्ञेय अपराध मान करके किया और बाद में उसको पता चलता है कि नॉन कॉग्निजेबल मामला है, उसकी रिपोर्ट लगा रहा है, तो यह माना जाएगा। बताएं, इतना बात समझ में आया? चलिए, बहुत सही। और आप देखेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन है, पता नहीं क्यों जुडिशरी हुआ है, लेकिन चलिए खैर, आपको ये बात समझ में आ गई। ये बात आपको इतनी आसानी से समझ में आई कि ऐसा लगा जैसे सब पहले से ही हमें पता है। एक बात और लिख लीजिए इसमें खास, कि जो कंप्लेंट हो रही है उसमें अगर आप सीधे मजिस्ट्रेट के पास जा रहे हैं तो मजिस्ट्रेट आपका डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले रहा है, ठीक है, वहां पे ये बोला जाएगा, ठीक है। और जो कॉग्निजेंस शब्द है उसका आर्थिक मतलब लोगों को नहीं पता होता है। जैसे मान लीजिए मजिस्ट्रेट ने किसी चीज का कॉग्निजेंस लिया, संज्ञान में अपने लिया, तो उस शब्द का मतलब क्या है कि जो कोर्ट है या जज है उसने उसको जुडिशियली नोटिस में लिया। एक होता है व्यक्तिगत किसी चीज को नोटिस में लेना कि अच्छा तुम्हारे साथ मारपीट हो गई तो क्या करें, और एक होता है जुडिशियली नोटिस लेना, जुडिशियली उसको नोटिस किया गया। मतलब जुडिशियली मतलब एक अथॉरिटी बियर करते हुए आपको संज्ञान में लिया गया है। बिकम अवेयर, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि बिकम अवेयर बट इन दैट पर्टिकुलर अथॉरिटी,
यस आशा मैम, बात समझ में आई कि कॉग्निजेंस का मतलब क्या है? टू टेक नोटिस जुडिशली बाय अ कोर्ट और अ जज। बताओ ले, आज इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहे हैं, जो लोग एब्सेंट हैं उनका सब छूट रहा है। अगर आपने मजिस्ट्रेट को कोई कंप्लेंट किया और वो मजिस्ट्रेट सक्षम नहीं है, कंपिटेंट नहीं है आपकी कंप्लेंट एंटरटेन करने के लिए, या आप गलत मजिस्ट्रेट के पास में कंप्लेंट कर रहे हैं, तो वो मजिस्ट्रेट क्या करेगा? अगर आपकी राइटिंग में है कंप्लेंट तो वो उसमें क्या करेगा? रिटर्न कर देगा और आपको बताएगा कि आप इसको प्रॉपर कोर्ट में ले जा करके दें। अगर आपकी राइटिंग में नहीं है तो जो कंप्लेनेंट है उसको, मतलब अगर राइटिंग में है तो उस पन्ने के पीछे इंडोर्स कर देगा, इस पन्ने को पलटेगा, इसके पीछे इंडोर्स कर देगा कोर्ट का नाम कि इस फला कोर्ट में ये चीज जानी चाहिए। अगर आपने ओरल दिया है तो आपको डायरेक्शन देगा कि इस फला कोर्ट में चले जाइए, ये वाला मजिस्ट्रेट आपकी बात सुनेगा क्योंकि ये कंपिटेंट मजिस्ट्रेट है। बात समझ में आई? बहुत साधारण सी बात है, उम्मीद है समझ में आ गई होगी। बहुत मस्त पढ़ा रहे हैं जी आशा मैम, इतना मस्त पढ़ा रहे हैं और सब लोग आज एब्सेंट होकर के बैठे हैं, बताइए। यहां तक आपको बात समझ में आ गई। 2D के बाद 2E है जिसमें हाई कोर्ट के बारे में डिफाइन किया गया है, उसको आप सेल्फ टिक कर लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। हाई कोर्ट क्या होता है, कैसे होता है, वो सारी बातें आपको पता है। 2F में भारत हिंदुस्तान डिफाइन किया गया है, उससे भी हमें कोई मतलब नहीं है। 2G से हमें मतलब है। आप सोच रहे होंगे कैसा टीचर है भाई, इंडिया छुड़वा दिया, हाई कोर्ट छुड़वा दिया। तो इसलिए छुड़वा दे रहा हूं बेटा कि आप पेपर पलट के देखिएगा, उसमें नहीं पूछेगा ये सारी चीजें। अब आप खोलिए 2EFG और 2H। 2G में बात करता है इंक्वायरी की और 2H में बात करता है इन्वेस्टिगेशन की। दो बड़े बड़े शब्द आए, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। समझिए, जो इन्वेस्टिगेशन है वो कौन करता है? ये करता है बाई पुलिस। आप लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, सब जानते हैं। और इंक्वायरी बाई कोर्ट होगा या फिर बाई जज करवाया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या होगा? टू या फिर कलेक्शन ऑफ एविडेंस, टू कलेक्ट एविडेंस। इन्वेस्टिगेशन का उद्देश्य क्या है? कि एविडेंस का कलेक्शन करना। इराना डैश जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, वेलकम, लेट लेकिन कोई बात नहीं। चलिए, तो 2G में क्या है? इंक्वायरी किया गया है। इलाना जी आप वीडियो को चाहे तो अभी शुरुआत से देख सकते हैं या फिर क्लास खत्म होने के बाद बैक से देख लीजिएगा, कोई बात नहीं। 2H में क्या है? बस लिंक कहीं बाहर मत शेयर कीजिएगा, इतना ध्यान रखिएगा, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से बच्चों का लॉस ना होने पाए। खैर, 2H में बात है इन्वेस्टिगेशन की। कौन करता है? बाय पुलिस होता है। ये बात स्पष्ट तौर पे ध्यान दीजिएगा। इसका उद्देश्य क्या होता है? कलेक्शन ऑफ एविडेंस किया जाता है। ये बात आप समझिए। अच्छा, जब मैं पुलिस कह रहा हूं तो पुलिस का मतलब सिर्फ पुलिस नहीं, यहां पे बाय अदर पर्सन भी हो सकता है जो भी कोर्ट के द्वारा अथोराइज किया गया हो। ठीक है, अथोराइज बाय अ मजिस्ट्रेट ऑन दिस बिहाफ। लेकिन जनरल नेम यही है कि पुलिस वाला ही करता है। एसआईटी वगैरह बनाई जाती है तो एक अलग चीज है। अच्छा, इंक्वायरी कौन करता है? कोर्ट या जज के द्वारा वो चीजें कंडक्ट होती हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन, आप जब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर खोलिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है, बच्चे पता नहीं क्यों लिख करके चले आते हैं, एकदम साधारण लीन एंड थिन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, फिर भी गलत है। और सीआरपीसी में मैं
आपको वही पढ़ाऊंगा जो लिखा है। अपने आप से हीरोइक कहानी नहीं बना दूंगा कि अली बाबा 40 चोर की तरह कोई इंटरेस्टिंग कहानी बना करके मैं परोस दूं ना, जो लिखा है वही पढ़ाऊंगा, अन्यथा कॉन्सेप्ट आपका गलत हो जाएगा। जी अच्छा मैम, तो इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? पुलिस वाला या कोई अन्य पर्सन जो इसके बिहाफ पर अथोराइज किया गया है मजिस्ट्रेट के द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या होगा? कलेक्शन ऑफ एविडेंस, जो कि आपके सेक्शन में भी लिखा गया हुआ है। ये बात समझिएगा। इसका एम क्या होता है? इंक्वायरी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? भाई इसका तो समझ लिया हमने कि एविडेंस कलेक्ट करना होता है। और ये बात जो मैं इंक्वायरी का लिखने जा रहा हूं, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा कि ये इसका एम क्या है, लेकिन इसका एम है टू डिटरमाइन द ट्रुथ ऑफ द रिपोर्टेड क्राइम या फॉल्सिटी ऑफ द फैक्ट। क्या करना है कि कोई क्राइम हुआ है, उसका क्या हुआ भी है कि नहीं, इस बात को जांचने के लिए इंक्वायरी बैठाई जाती है। या फिर फॉल्सिटी ऑफ फैक्ट, कोई फैक्ट है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन क्या करेगा, कोई चीजों को लेकर के आएगा तो उसका कैसे करेंगे आप, तो इंक्वायरी इसीलिए बैठा ली जाती है कि कोई फैक्ट सही है या गलत है, जो क्राइम किया गया, जिस क्राइम का जिक्र किया जा रहा है, क्या वो घटित हुआ भी है कि नहीं हुआ है। कोर्ट करवाएगा। तो आनंद सर ने आपको क्या बताया? ये वाली लाइन, जिसका एम आपको कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिल रहा होगा, अगर आप पलट के देखेंगे तो। एक चीज और समझिएगा, जो इंक्वायरी है वो ट्रायल से अलग कहानी है। ट्रायल और इंक्वायरी को मिक्स मत कीजिएगा, ये दोनों क्या है? सेपरेट है, ट्रायल और इंक्वायरी। अगर कोई कहे कि इंक्वायरी इज अ पार्ट ऑफ ट्रायल, तो आप उसको डांट दीजिएगा, कहिएगा ये गलत है बेटा, ठीक है। इंक्वायरी इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रायल, बोथ आर द डिफरेंट थिंग। जब ट्रायल शुरू होता है तब इंक्वायरी वहां पर खत्म हो रही होती है, मतलब जहां पर इंक्वायरी तो फुल स्टॉप लगता है, ट्रायल वहां से चालू होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैंने कहा कि इंक्वायरी और ट्रायल एक चीज नहीं है, ये अलग अलग है। अब ये एक आगे आने वाले सेक्शन में आप पढ़ेंगे कि जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या है, तब उसमें आपको और अच्छे से क्लियर होगा। वीडियो लैग तो नहीं कर रहा है एनीबडी? आशा मैम जरा बताइए, क्या वीडियो लैग कर रहा है? मेरी स्क्रीन पे एक बार लैग किया हल्का सा। मस्त है, चलिए, इसका मतलब सब मस्त आ रहा है। ठीक ठीक, थैंक यू प्रगति बेटा। एक्चुअली हमारी स्क्रीन पे हल्का सा किया, माइट भी वो इससे हुआ हो। देखिए, ट्रायल में क्या होता है कि कोई ऑफेंस हो चुका है, ट्रायल में माना लिया जाता है कि कोई ऑफेंस है, अब उसके इर्द गिर्द प्रोसीडिंग करनी है। लेकिन इंक्वायरी में क्या है कि जो फैक्ट्स घटे भी हैं या नहीं, जिनका जिक्र है भी नहीं, उनका रिलेशन तक क्राइम से स्थापित कर दिया जाता है। इंक्वायरी रिलेट्स टू ऑफेंसेस एंड मैटर्स व्हिच आर नॉट ऑफेंसेस। इसीलिए इंक्वायरी इज समथिंग ब्रॉडर देन ट्रायल, और ये वाइडर भी होता है, ये भी जानिए। जो इंक्वायरी है, इट इज समथिंग वाइडर देन ट्रायल। अब आप कहेंगे सर ट्रायल तो लंबा चलता है। अरे लंबा चलता है वो एक अलग बात है, चार्ज फ्रेम किया, प्रोसिक्यूशन आया, डिफेंस आया, क्या कहते हैं, एविडेंस दिया, आर्गुमेंट हुआ, हो गया कहानी। लेकिन जो इंक्वायरी का प्रोसेस है वो बहुत लंबा है, इसका टाइम पीरियड जल्दी समझ आता है, लेकिन इसमें स्टेप्स ज्यादा है। वहीं ट्रायल में स्टेप्स एक गिने चुने हैं। अब वो तारीख पे तारीख सनी देओल की पिक्चर चल रही है तो बात की बात है। इंक्वायरी कोर्ट या मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाएगी या फिर कोई एजेंसी नियुक्त करेगा उसके द्वारा की जाएगी, लेकिन इसका
का अथॉरिटी इसी में बियर करता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है जी राणा जी, ये बात समझिएगा। होप सो इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन समझ में आ गया। नेक्स्ट सेक्शन है 2I, खोलते चलिए फटाफट। 2EFGHI क्या है? जुडिशियल प्रोसीडिंग है। बेटा ये वाला मार्कर पतला है, थोड़ा अवॉइड कीजिएगा राइटिंग को। ठीक है, क्या नेक्स्ट सेक्शन है? जुडिशियल प्रोसीडिंग। लैंग्वेज क्या लिखता है वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊं समझने के लिए। तो इंक्लूड्स एनी प्रोसीडिंग इन विच ऑफ द एविडेंस इज और मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ। बहुत साधारण सी डेफिनेशन है कि वो सारी प्रोसीडिंग्स जहां पर एविडेंस लेने की प्रक्रिया होगी वो क्या कहलाएगी? जुडिशियल प्रोसीडिंग कहलाएगी। वो भी एविडेंस किस पे? ऑन ओथ। ये बात ध्यान रखिएगा। बस एमसीक्यू में ये डायरेक्ट यही चीज मिल रही होती है, फिर भी लोग पता नहीं क्यों इसको गलत करके चले आते हैं। जो कॉमन मैन सोचता है वो क्या सोचता है कि जो कुछ भी कोर्ट में हुआ वो क्या है? जुडिशियल प्रोसीडिंग है। ये आप भी समझ सकते हैं, ये एक जनरल नियम है, लेकिन ये पूर्ण सत्य नहीं है। कोर्ट में समन भी इशू होता है, वारंट भी इशू होता है, तो क्या ये जुडिशियल प्रोसीडिंग हो गई, न्यायिक कार्रवाई हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर कहीं वारंट इशू कर रही है कोर्ट तो ये जुडिशियल प्रोसीडिंग के तहत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कोई एविडेंस नहीं लिया जा रहा है। इसीलिए उसने लिखा जुडिशियल प्रोसीडिंग वही प्रोसीडिंग है जिसमें कि हम एविडेंस शपथ पे, ओथ पे ले रहे हो। ये बात ध्यान रखिएगा। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर आपने बेल के लिए अप्लाई किया है तो बेल में जो आप शपथ पत्र लगा रहे हैं, ऑल द एफिडेविट, चलिए खैर एविडेंस एक्ट में पढ़ाऊंगा आपको, जो आप बेल में प्रूफ दे रहे होते हैं, यहां पर जो आप प्रूफ दे रहे होते हैं वो जुडिशियल प्रोसीडिंग के तहत डील किया जाता है। लेकिन वारंट, सर्च वारंट या समन वगैरह इशू किया जा रहा है तो ये आपका क्या नहीं, इवन अटैचमेंट भी, ये भी जुडिशियल प्रोसीडिंग के तहत नहीं आएगा जब तक कि कोई भी साक्ष्य संबंधी बात शपथ पर ना हो। बहुत साधारण से टाइम पे मैंने आपको सीपीसी पढ़ाया था तो जुडिशियल नॉन जुडिशियल स्टैंप भी पढ़ाया होगा। आप लोग एविडेंस एक्ट जब पढ़ेंगे ना हमसे, तो जैसे सीपीसी में मजा आया है वैसे ही आपको मजा आएगा। और कॉन्ट्रैक्ट के क्वेश्चन वगैरह लगाए थे ना आप लोगों ने, क्योंकि लगाया नहीं होगा तो बेटा सब भूल जाओगे, इतना निश्चित तौर पे कह दे रहा हूं। जैसे उस टाइम तो सबने कहा कि बड़ा मजा आ रहा है सर, लेकिन यकीन मानो उसके बाद दिक्कत करेगा। एक सेकंड, हाँ आपके लिए जरा कुछ ढूंढ रहा हूं, क्योंकि जो एविडेंस एक्ट है उसमें भी जुडिशियल प्रोसीडिंग का जिक्र किया गया है और इंक्वायरी को उसमें कहा गया है कि इंक्वायरी जुडिशियल प्रोसीडिंग के तहत नहीं आती है। जनरल नियम है कि इंक्वायरी क्या जुडिशियल प्रोसीडिंग के तहत है तो नहीं है, लेकिन इंक्वायरी जुडिशियल हो सकती है जब वो ज्यूरल रिलेशनशिप को बताने की बात करता हो। तो आप लिख लीजिएगा कि इंक्वायरी जुडिशियल प्रोसीडिंग के तहत तब आएगी जब वो दो पार्टीज के बीच में, दो कम्युनिटीज के बीच में ज्यूरल रिलेशनशिप स्थापित करवा रहा हो। अब ये ज्यूरल रिलेशन क्या है मैं आपको एविडेंस एक्ट में बताऊंगा।
ठीक, बहुत सही आशा जी, बहुत सही इलीना जी। इलीना जी पेशेंस बनाए रखिएगा, एक दो दिन हो सकता है आपको एडजस्ट होने में दिक्कत का सामना करना पड़े, लेकिन धीरे धीरे हैबिट हो जाएगी तो आप सारे प्रोसेस को समझ जाएंगे और बहुत लीनियंटली आप पढ़ाई कर ले जाएंगे सेक्शन बाय सेक्शन। बस पेशेंस बनाए रखिएगा 2-3 दिन, ताकि आप कुछ नया इनिशिएट कर रहे हैं तो बॉडी आपकी उसमें ढल जाए, माइंड आप मेरे अनुसार चलने पाए आपका। जैसे ये लोग पुराने हैं, आज तो लोग एब्सेंट भी हैं क्योंकि उनको पता है रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा, तो पेशेंस का परिचय भरपूर दीजिएगा, आपकी ही भलाई के लिए चीजें हैं। यहां तक बात समझ में आ गया जी आशा मैम? बाकी कोई दिक्कत हो आप आशा मैम से बात कर लीजिए, प्रगति बेटा से बात कर लीजिएगा, समझा देंगे ये लोग, बता देंगे। जुडिशियल प्रोसीडिंग से रिलेटेड एक चीज और लिखिए, कि जुडिशियल प्रोसीडिंग में इंक्वायरी तो इंक्लूड है। मैंने आपको बताया जब ज्यूरल रिलेशनशिप स्थापित कर रहा हूं तो जुडिशियल प्रोसीडिंग में माना जाएगा, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन है आपसे स्पेसिफिकली पूछता है क्या इन्वेस्टिगेशन अन्वेषण जुडिशियल प्रोसीडिंग में आता है तो नहीं आता, ये आपको ध्यान रखना है, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि वो नहीं आता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सेक्शन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 2K डेफिनेशन क्लॉज है, इसलिए कि फटाफट समझाता जा रहा हूं। एक दो सेक्शन आपको इधर उधर से लिंक करना है, जैसे 211 216 वगैरह। बाकी जैसे जैसे चैप्टर्स में जाएंगे वैसे वैसे हर बार की तरह आपकी सारी चीजें लिंक होती जाएंगी। 2K खोल लीजिए। मेट्रोपॉलिटन एरिया क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन सिटी क्या होता है, ये आपको पता है। जहां की आबादी 10 लाख से ज्यादा है, डायरेक्ट में लिखा नहीं है ऐसा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, जहां भी 10 लाख से आबादी ऊपर की है वो उसको हम मेट्रोपॉलिटन सिटी या महानगर की उपाधि देते हैं। ठीक है, ये बात जानिए। अब तो बहुत सारे मेट्रोपॉलिटन एरियाज हैं, लेकिन उनका जिक्र उस तरीके से नहीं किया गया ओपनली, लेकिन वास्तव में मेट्रोपॉलिटन एरियाज है। खैर, ये आपसे 2K कभी पूछेगा नहीं, 2J भी नहीं पूछेगा। लोकल क्या होता है सब काट दीजिए, सेल्फ करना चाहे कर लीजिए। 2L मैंने आपको बता ही दिया था कॉग्निजेबल ऑफेंस के साथ में ही। 2M नोटिफिकेशन होता है जो कि ऑफिशियल गैजेट में निकलता है, कभी नहीं पूछेगा। ऑफेंस 2N आपसे जरूर पूछेगा, 2N आपसे पूछेगा कि ऑफेंस क्या है या ऑफेंस कौन से सेक्शन में है, बस ये सेक्शन पूछता है। एक बात और, यहां पर ऑफेंस कहां डिफाइन है, 2N में। आईपीसी में क्या डिफाइन है, साथ में 40 में, ये भी ध्यान रखिएगा। आईपीसी में ऑफेंस कहां डिफाइन है, 40 में, और यहां पर 2N में डिफाइन है। आप लिंक करना, ऐसे ही एक दूसरे को एक्ट्स को भी समझें। और यहां पर जो लैंग्वेज लिखी है वो क्या लिखता है कि ऑफेंस मींस एनी एक्ट और ओमिशन, मतलब एक्ट भी है ओमिशन भी है। एक्ट क्या, आप गए कहीं पर कोई चोरी किए, मर्डर किए, ये डायरेक्ट एक्ट हुआ। लेकिन आपसे कोई ओमिशन हुआ, डकैती करने कोई आ रहा है, आपने उसको जाने दिया, या आप कहीं नेग्लिजेंटली उसको जाने दिए, तो ये आपका लोप हुआ, ओमिशन हुआ। मेड पनिशेबल बाय द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, ऐसा कोई एक्ट या ओमिशन बहुत स्पेसिफिक है जो कोई पनिशेबल हो। अगर ऐसा एक्ट या ओमिशन पनिशेबल नहीं है, ये शब्द नहीं लिखा, तो वो ऑफेंस में नहीं आएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। तो पनिशेबल बाय द लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, जैसे कि आईपीसी या फिर कोई भी अन्य लॉ जिसके तहत ये चीजें हो, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच अ कंप्लेंट में बी मेड अंडर सेक्शन 20 ऑफ द कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871। यहां पर ऑफेंस यहां पर डिफाइन है, आईपीसी में है, लेकिन ऑफेंस के तहत सेक्शन 20 भी इंक्लूड है। किसका, कैटल ट्रेसपास का, यह भी ध्यान रखिएगा, लोग इसी को छोड़ देते हैं। कैटल ट्रेसपास का, मान लीजिए आपकी जमीन है, इस पर किसी की गाय चली आई, तो दिस इज अ कैटल ट्रेसपास।
अब आप देख रहे हैं कि ये यहां पर स्पेसिफिकली मेंशन करने की जरूरत क्या थी, क्योंकि यहां पर लायबिलिटी किसकी ठहराते हैं, क्या इसके स्वामी की, इसके ओनर की लायबिलिटी ठहराएं कि इस जानवर की लायबिलिटी ठहराएं। इसीलिए कहा गया कि अगर आपका जानवर कुछ करता है तो आपकी जिम्मेदारी है, तो ये स्पेसिफिकली यहां पर लिखना पड़ा है। तो आपको एमसीक्यू में 3 ऑप्शन देगा कि ऑफेंस अगर आईपीसी में पूछता है तो 40 में, सीआरपीसी में ऑफेंस के तहत ये पहली डेफिनेशन देगा पनिशेबल, और ये देगा, लिख देगा बोथ, तो आपको बोथ पे ही टिक मारना है, ये आप ध्यान रखिएगा। सिंगल वाले पे टिक नहीं मारना है। समझ में आ रहा है? एक बार यस या नो बोले तो हम आगे बढ़ें। इलाना जी, आशा मैम, प्रगति बेटा बताओ, समझ में आ रहा है? चलो बहुत सही, ओके मैम। बहुत सही, मतलब वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन क्लियर हो रहा है। बेयर एक्ट पे कमांड, एज पर द वर्ड्स ऑफ आशा मैम, कि अगर बेयर एक्ट पे कमांड तो जुडिशरी आसान। खैर, इसके नीचे एक और दे रखा है, एक सेक्शन जिसका नाम है, जिसका नंबर है 2O। अब यहां से आपको याद करना आसान हो जाता है। 2O मतलब कि ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन। कौन होगा? जो कि ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन में बैठा होगा, या फिर उसकी जगह पर जिसको नियुक्त किया गया होगा। एक और चीज, इसका जो मिनिमम रैंक है वो एसआई रैंक के नीचे का नहीं हो सकता है। ये बात बहुत साधारण शब्दों में आप समझ लीजिएगा कि एसआई रैंक का कम से कम ये होना चाहिए। कांस्टेबल वगैरह नहीं हो सकता है, मतलब कांस्टेबल के ऊपर, इसमें पॉजिटिवली लिखा है कि कांस्टेबल के ऊपर का होना चाहिए, तो कांस्टेबल के ऊपर कौन? एसआई रैंक आती है। ठीक है, बस आपको इतना जानना है। सेक्शन 2O में ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन दे रखा है। बाकी 2Q प्रीडर के लिए है, ये ध्यान कर लीजिएगा। नेक्स्ट सेक्शन है 2R। 2R बात करता है पुलिस रिपोर्ट की। किसकी बात करता है? पुलिस रिपोर्ट की। जो पुलिस रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन के बाद मजिस्ट्रेट के पास में जा रही है वही क्या कहलाई? पुलिस रिपोर्ट। लिखा भी है, मीन्स अ रिपोर्ट फॉरवर्डेड बाय द पुलिस ऑफिसर टू द मजिस्ट्रेट अंडर द सब सेक्शन ऑफ 2 ऑफ 173। मैंने आपको पहले बताया ना, 173 के सब सेक्शन 2 के तहत जो रिपोर्ट ये यहां से, यहां पर डायग्राम बनाया था ना जो लेकर के जा रहा था, तो वही क्या कहलाएगा? 173(2) के तहत पुलिस रिपोर्ट कहलाएगा। सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन इसके सेक्शन को लेकर के बन रहा है, इसमें ज्यादा कुछ समझाने वाला है नहीं, तो मैं एडिशनली क्या समझाऊं? 173 के तहत रिपोर्ट जाएगी, ये बात आपको बतानी थी, बता दिया, और वही चीज सेक्शन में भी लिखा है। पुलिस स्टेशन वगैरह से क्वेश्चन बनता नहीं है। नेक्स्ट सेक्शन जो इंपॉर्टेंट है वो है 2U, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अभी आगे आने वाले सेक्शंस में आप देखेंगे 24 वगैरह में कि वहां पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर वगैरह पूरा डिफाइन करके लिखा गया है। तो यहां पे क्या लिखता है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर मींस एनी पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 24 एंड इंक्लूड्स एनी पर्सन एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। जो भी सेक्शन 24 के तहत नियुक्त किया गया वो क्या होगा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर, या फिर इस पब्लिक प्रोसिक्यूटर के डायरेक्शन में कोई एक्ट कर रहा है कोई वकील, तो वो भी क्या समझा जाएगा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये जर्नल नियम। बाकी जब सेक्शन 24 पढ़ाऊंगा तो सेक्शन 24 को आपको पूरा तोड़ दूंगा, उससे आप अच्छे से समझ पाएंगे कि असल में पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन है और जो इसके डायरेक्शन पे वर्क कर रहा है वो कौन है। ठीक है, ये बात समझिएगा। इसके बाद सब डिवीजन वगैरह पूछता नहीं है। 2W खोलिए आप, सेक्शन 2W, और 2W के साथ में 2X भी खोल लीजिए। ये बात करता है समन की और ये बात करता है वारंट की। दोनों इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि आप दोनों को जानते हैं। 2W में समन है, 2X में वारंट है और WA में विक्टिम है। खत्म कहानी थी। चलो, तो इन दोनों को आपको याद रखना है। 2W में कौन है? समन केस है। समन केस के लिए निगेटिव सेंस में लिखा है जो वारंट केस नहीं है
वो समन केस है। वारंट केस में क्या लिखता है? वारंट केस मींस अ केस रिलेटिंग टू ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, जो डेथ से पनिशेबल हो या फिर इंप्रिजमेंट फॉर लाइफ हो या फिर 2 साल से ज्यादा का हो। तो कुल मिलाकर के जो भी 2 ईयर से ज्यादा का इंप्रिजमेंट है वो क्या हो गया? वारंट में चला गया। अब 2 ईयर से ज्यादा जितने भी पनिशमेंट है वो लाइफ इंप्रिजमेंट क्यों ना हो, डेथ पेनल्टी क्यों ना हो, तो समन केस क्या हो गया? एक तरीके से जो 2 साल से कम का नीचे का हो वो किस में जाएगा? समन केस में। तो एक ही याद करो, वारंट याद कर लो या समन याद कर लो कि जो 2 से नीचे है वो समन, 2 से ऊपर वो वारंट, और 2 से ऊपर सारे पनिशमेंट्स किस में चले जाएंगे? वारंट केस में चले जाएंगे। थैंक यू लाला जी फॉर योर सच प्रीशियस कमेंट। जान करके अच्छा लगा। आप नए हैं और जब कोई नया कमेंट कर रहा होता है तो समझ में आता है कि चलो उसको चीजें समझ में आ रही है, मेहनत सफल हो रही है। बाकी कीप सपोर्टिंग, रेगुलर रहिए, आपका बहुत अच्छे से पेपर कंप्लीट होगा, ये मेरी गारंटी है। आशा जी समझ में आया यहां तक? प्रगति बेटा, वर्ड टू वर्ड इसीलिए समझा रहा हूं ताकि आप भूले नहीं कोई चीज। समन एंड वारंट समझ में आया सबको? बताएं। थैंक यू मैम। चलिए, इसी के साथ में विक्टिम भी लिखा है। अब आप विक्टिम से अमेनन क्या समझते हैं? जिसको चोट लगी, जिसका एक्सीडेंट हुआ, कोई महिला है उसके साथ में रेप हुआ, तो वो महिला क्या हो गई? विक्टिम हो गई। वो बच्चा जिसको चोट लगी वो विक्टिम हो गया। बस इतना ही समझते हैं, मतलब कि जिसको हार्म हुआ या इंजरी हुई वो क्या हो गया? विक्टिम हो गया। लेकिन इसमें एक चीज इंक्लूड की गई कि उसके जो गार्जियन हैं, जो हियर्स हैं, वो भी विक्टिम में गिने जाएंगे। सेक्शन में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं ऐसा, देख लीजिए। विक्टिम मीन्स अ पर्सन हु हैज सफर्ड एनी लॉस और इंजरी। अगर इंजरी नहीं हुई, एक्सीडेंट हुआ, अगर उसको इंजरी नहीं हुई तो वो विक्टिम नहीं हुआ। आपने किसी को चाकू मारा, उसको कुछ हुआ नहीं तो क्या हुआ? विक्टिम नहीं हुआ। ये एक जनरल रूल में आपके दिमाग में बैठा लो। आप कह सकते हैं सर अटेम्प्ट तो होगा ही, वो एक अलग चीज है, लेकिन वो विक्टिम में गिना जाएगा कि नहीं गिना जाएगा, यहां पे सवाल ये है। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखता है? जिसको इंजरी हुई हो या फिर कोई लॉस हुआ हो, कॉज्ड बाय अ रीजन ऑफ द एक्ट और द ओमिशन फॉर विच द अक्यूज्ड पर्सन हैव बीन चार्ज्ड। अब चार्ज क्या होता है ये मैंने आपको शुरू में बताया वीडियो के, और साथ ही साथ ये कह रहा है कि आपके एक्ट के या ओमिशन के द्वारा अगर किसी को कोई लॉस हुआ वो विक्टिम में कहलाया जाएगा। एंड द एक्सप्रेशन विक्टिम इंक्लूड्स हिज और हर गार्जियन एंड लीगल हेयर्स। अब ये कैसे हो? डिपेंडेंट हो। अगर सोसाइटी में भी इनका ऊपर इंपैक्ट पड़ा रहा है तो भी ये विक्टिम में गिने जाएंगे। ये नहीं कि आपकी चाची के बुआ का लड़का विक्टिम हो जाए ना, आपकी जो पर्सनल फैमिली है वो क्या कहलाएगी? विक्टिम के तहत आएगी। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी एक वीडियो में शेयर कर दूंगा, 11 महीने या 12 महीने पुराना है, लेकिन उसमें आपको ये चीजें फ्लो में कवर हो जाएंगी। क्योंकि लाइव टीचिंग में टाइम कंजप्शन होता है, वन साइड टीचिंग में क्या होता है कि वो मैंने फटाफट वीडियो बनाया था तो उसमें आप 12-13 मिनट में निपट गए होंगे, यहां पे 1 से 1.5 घंटा लग रहा है, तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा। वो हालांकि इतना डीप में नहीं है, उसमें मैं केस लॉज वगैरह नहीं बताता था, इसमें केस लॉज वगैरह मैं बताऊंगा। ये डिफरेंस होता है बस। क्यों प्रभु बेटा, समझ में आया ना? वाई वाला आप चाहे तो पढ़ लें, वो पूछा कभी नहीं जाएगा। वाई वाले में क्या लिखता है? टू वाई में, जी मैम थैंक यू मैम, हाँ मतलब उसमें इंटरेक्शन हो जाता है, इस वजह से चीजें हो जाती हैं। वाई वाले में क्या कहता है? वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज्ड हियर एंड नॉट डिफाइंड बट द आईपीसी हैव द मीनिंग रिस्पेक्टिवली असाइन्ड टू देम इन दैट कोड। अगर किन्हीं शब्दों का प्रयोग यहां पर किया गया सीआरपीसी में, जिन शब्दों का अर्थ यहां पे नहीं डिस्क्राइब किया गया, लेकिन आईपीसी में वो शब्द डिफाइन है, तो उनको उन्हीं मीनिंग्स के साथ में यहां पे समझा जाएगा। ये आपका टू वाई कह रहा है, बस दैट्स इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। ठीक है,
यहां से आपका डेफिनेशन क्लॉज वाइंड अप होता है।